महादेव ऐप का जो घोटाला सामने आया, ईडी की छापेमारी हुई और ईडी ने जब छापेमारी की तब पता चला कि कांग्रेस नेता के ड्राइवर के घर की दीवारों में पैसे रखे हुए, 2000 के नोट रखे हुए। हैरान हो गई ईडी ये सब देखकर कि आज की राजनीति में जब सारी ताकतें आपके खिलाफ हो जाए तब कैसे जीत मिलती है, ये समझिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है वो अप्रत्याशित है। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरीके से जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन मोदी शाह ने किस तरीके से इस जीत को तय किया, किस तरीके से खेल हुआ, इसी को समझेंगे और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपको यहां पर बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कमल कैसे खिला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कमल खिलने के पीछे मुख्यतः 4 कारण है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और वीडियो के अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि ये देखना इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है कि जब आप हार रहे होते हैं, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब एक सरकार, एक पूरा मैकेनिज्म आपके खिलाफ काम कर रहा होता है, जब आपके कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है, जब आपके लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और फिर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, तब एक पार्टी कैसे खड़ी होती है और कैसे जंग लड़ती है, इसका पूरा उदाहरण, एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इस राजनीति में कि आज की राजनीति में जब सारी ताकतें आपके खिलाफ हो जाए तब कैसे जीत मिलती है, यह समझिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जून महीने में ले चलते हैं। पार्टी बहुत निराश थी। मैं खुद छत्तीसगढ़ में रहकर आया हूं 3 महीने। पार्टी बहुत निराश थी। पार्टी को ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कुछ भी हमारे लिए नहीं बचा। 15-20 विधायक भी अगर जीत जाए हमारे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये पार्टी खुद सोच रही थी। पार्टी के इंटरनल सर्वे में ये सारी बातें आ गई थी। लेकिन जून महीने में जो मेरे ख्याल में 23 या 20 तारीख के आसपास अमित शाह की रैली हुई थी और उस रैली ने सारा सीन चेंज कर दिया। क्या हुआ उस रैली में? कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन अमित शाह वहां पर रुके। उन्होंने सारे प्रदेश के जितने भी 90 विधानसभा के जो अपने लड़ने वाले कैंडिडेट थे, क्योंकि आपको पता है एक बड़ा प्रयोग हुआ था छत्तीसगढ़ में और एमपी में। पार्टी ने 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अगर आपको याद हो, जून महीने के बाद जब अमित शाह गए वहां पर, उसी दरमियान ये पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, सबको बुलाया गया। और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस जीत के पीछे कि आप अपने उम्मीदवारों को, नए चेहरे बहुत उतारे गए, अपने उम्मीदवारों को पूरा मौका दीजिए और उनको पूरी तैयारी का मौका मिला। वो ग्राउंड पर गए, लोगों के घर में गए, डोर टू डोर गए, जो नाराजगी थी बीजेपी के प्रति उस नाराजगी को दूर किया। यहां तक कि भूपेश बघेल, जिनको काका कहा जाता था छत्तीसगढ़ में, उनकी सरकार ने झूठे मुकदमे डाले। उन मुकदमों को झेलते हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो घर घर गए और इसका अंजाम ये रहा कि पार्टी आज इस बंपर जीत की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ आप 1 घंटे पहले देखते तो सीन अलग था। बिल्कुल बीजेपी को लग रहा था कि वो सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन अब जो हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं तो पूर्ण बहुमत है बीजेपी को, कहीं से कोई शंका नहीं। ये पहला कारण। आगे आता हूं आपके पास। अब दूसरे कारण पर बात करते हैं। अमित शाह की रैली हुई जून महीने में, उसके बाद जुलाई महीने में पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जब उनकी सभा में लोग पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी लोकप्रियता एक अलग लेवल पर होती है। वो जो उनकी लोकप्रियता में आने वाली जो भीड़ होती है, उनको देखने के लिए आने वाली भीड़ होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री को अंदाजा हो गया कि यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने अमित शाह को बुलाया। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। कहां जानते हैं आप? पार्टी के मुख्यालय में, दिल्ली मुख्यालय में बैठक हुई और 2 रातों तक ये बैठक चली, अगर आपको याद हो। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को यह टास्क दिया कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह अपने संगठन को एक बार फिर से रीएक्टिव करना है। जो लोग उम्मीद छोड़ रहे हैं उनको जगाना है। वहां अमित शाह गए, उन्होंने फटकार लगाई अपने अधिकारियों को, क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता जब काम करने गए थे छत्तीसगढ़ के चुनाव में, तो बघेल सरकार उन पर तरह तरह के, मतलब सोशल मीडिया पर भ्रामक तस्वीरें या बातें फैलाने के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल देती थी। एक और बात है, अगर आपको याद हो, अभी महादेव ऐप का चला था। महादेव ऐप के जो प्रमोटर का एक बहुत खास आदमी था, या उसे प्रमोटर ही कह लीजिए आप, उसने चुनाव से एक रात पहले एक वीडियो भेजा था। वो वीडियो उसने विदेश में बैठकर बनाया था और वो वीडियो आया छत्तीसगढ़। महादेव ऐप का मुख्यालय या जो सारा खेल हुआ वो किस जमीन पर हुआ? किस मुख्यमंत्री के रहते हुआ? भूपेश बघेल के काका के रहते हुआ। वहां जब उसने वो वीडियो भेजा, तब सबके दिमाग खुल गए कि भाई ये क्या हो रहा है। लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा लूट रहा था छत्तीसगढ़ में, लोगों को कैसे लूटा जा रहा था, गेम खिलवा कर लूटा जा रहा था।
ये महादेव ऐप का जब पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया तब लोगों को लगा कि हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में खेल करने में ये एक तीसरा फैक्टर साबित हुआ। महादेव ऐप का जो घोटाला सामने आया, ईडी की छापेमारी हुई और ईडी ने जब छापेमारी की तब पता चला कि कांग्रेस नेता के ड्राइवर के घर की दीवारों में पैसे रखे हुए हैं, 2000 के नोट रखे हुए हैं। हैरान हो गई ईडी ये सब देखकर। तो ये सब चीजें, ये सब सारा सीन बताने के लिए काफी था कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा खेल छत्तीसगढ़ में कर दिया था। अब आते हैं चौथा। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक नारा है, जर जोरू गुरवा बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 3 चिन्हारी। मैं गया था, मुझे लोगों ने बताया था ये 3 चिन्हारी मतलब पहचान, इस पहचान को खत्म करने की कोशिश हुई थी। कैसे? लोगों को नकली शराब पिलाकर। आपको पता है छत्तीसगढ़ में एक नारा है ढेबर ब्रांड। आप देखिएगा गूगल पर जाकर, ढेबर ब्रांड क्या होता है। ढेबर ब्रांड कौन है? ढेबर कौन है पता है आपको? ढेबर रायपुर के मेयर, रायपुर के जो मेयर है कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं, ढेबर, उनके भाई ने सारा खेल किया। लोग नकली शराब पीकर, असली बोतल, सरकारी शराब, बोतल असली, पैकिंग असली, उसके भीतर नकली शराब, और वो पिलाया गया लोगों को, लोग भरे। ये चौथा फैक्टर रहा इस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। ये छत्तीसगढ़ में जो खेल हुआ, ये ढेबर ब्रांड ने हरा दिया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को। कांग्रेस समझेगी नहीं, लेकिन इस तरह से लोगों की आह लगी कांग्रेस को, उसका नतीजा है कि आज पूरा सीन छत्तीसगढ़ में चेंज हो गया। तो ये 4 बड़े फैक्टर थे जो मैंने आपको समझाए। बिल्कुल 4 बड़े फैक्टर थे, लेकिन 40 सीटें अगर बढ़ रही हैं तो ये भी माना जाए कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं वो भी बीजेपी की तरफ ही दिखे हैं इस चुनाव में, क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या है कि छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, 1000-2000 से जीत का मार्जिन होता है। तो क्या आपने उस दौरान छत्तीसगढ़ में ये भी देखा कि हाँ, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो भी बीजेपी की तरफ, क्योंकि कहा जाता है कि जो जिसकी तरफ हुआ है सत्ता उनकी। देखिए, ये पुरानी बातें होती थी कि जिसकी तरफ हो गए सत्ता उसकी। ये सब पुरानी बातें होती थी। और मैं आपको एक और बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। जयराम रमेश का नाम आपने सुना होगा। जयराम रमेश यहाँ के मिनिस्टर होते थे, जब केंद्र में वो मिनिस्टर थे तब वो छत्तीसगढ़ और झारखंड अक्सर जाया करते थे। आपको नहीं पता वो क्यों जाते थे? वो जाते थे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन उस नक्सलवाद के खत्म करने के खेल के पीछे क्या खेल होता था, माइंस और पेड़ कैसे काटे गए, ठीक है, सखुआ और सागवान की लकड़ियां कैसे बेची गई विदेशों में, इसका इतिहास अलग है। अगर कोई इस पर किताब लिखे तो वो कम पड़ जाएंगे। खैर, ये अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन अब आते हैं, आपने पूछा नक्सलवाद का। छत्तीसगढ़ में मैं गया था, वहां नक्सलवाद अब पहले की तरह नहीं रहा। पहले की तरह जो एक एग्रेसिव था वहां पर, जो लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता था, एक गुस्सा था। हालांकि कुछ घटनाएं हुई, लेकिन जो बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह की जो पिछली सरकार थी, उसने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था इस पर। और ये जो नक्सलवाद प्रभावित इलाके थे वहां पर, देखिए छत्तीसगढ़ क्या है, आदिवासी बहुल इलाका है। वहां के आदिवासियों को कैसे गुमराह किया गया। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एक इलाका है मध्य प्रदेश, वहां पर एक कांड हुआ, सीधी कांड। मैं वो जिक्र नहीं करना चाहूंगा, शायद हमारे कम्युनिटी वायलेंस में आ जाए वो सीधी कांड में क्या हुआ आप सबको पता है। एक आदमी को ह्यूमिलिएट किया गया वहां पर, और उसके वीडियो को कुछ पत्रकारों ने बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाकर प्रमोट किया। फिर शिवराज सिंह चौहान ने बुलाकर उसके पांव धोए। बीजेपी ने कहा कि भाई हम आदिवासियों का पूरा सम्मान करते हैं। और इसका मैसेज सबसे ज्यादा कहां दिया गया? छत्तीसगढ़ में। आदिवासियों को बताया गया कि देखो ये बीजेपी तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा काम नहीं आया है और नतीजे बता रहे हैं। बिल्कुल नतीजे बता रहे हैं। और अब सवाल ये है, रमन सिंह या फिर कोई और? देखिए, रमन सिंह, एक उनकी उम्र भी हो चली है, बहुत लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रह गए, और उनके कार्यकाल में चूंकि पार्टी हारी है, और बीजेपी का ये उसूल रहा है कि अगर आपके कार्यकाल में पार्टी हार जाती है तो उस हार की जिम्मेदारी आपको देते हुए किसी नए नेतृत्व को लाया जाता। तो मेरा ऐसा मानना है कि रमन सिंह तो फिलहाल पिक्चर में नहीं है, और यह भी हो सकता है कि उनको अनुभव के आधार पर बना दिया जाए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। लेकिन मेरे हिसाब से रमन सिंह दावेदार नहीं है, कोई और होगा। कुछ चेहरे ऐसे थे जो सांसद थे, उनको उतारा गया था, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में उतारा था कुछ एक सीटों पर, शायद वो दावेदार हो। बिल्कुल। तो 4 कारण क्या रहे, किस तरीके से मोदी शाह ने दिल्ली में बैठकर छत्तीसगढ़ की जीत जून जुलाई में ही लिखी थी, और पूरी तरीके से ये स्क्रिप्ट तैयार थी इस जीत के लिए, और मोदी शाह ने पूरा दम लगाया। हालांकि बहुत ज़्यादा रैलियां कोई करने नहीं गया, लेकिन अगर 40 सीटें बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर पर ये पूरी स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा। अब देखना होगा कि रमन सिंह या फिर कोई और।